बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा ये कोशिश की है कि वो सवालात जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट इलाजगाहों पे लोग ये पूछना चाहते हैं, पूछ नहीं पाते, या उनके माइंड के अंदर कुछ ऐसे सवालात होते हैं, वो अपने कंसल्टेंट के साथ, अपने फिजिशियन के साथ, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ अगर वो करना भी चाहें तो वो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, पूछना नहीं चाह रहे होते। उनके दिल में ये सवाल होते हैं, फिर वो डिफरेंट किस्म की हमारी जो आज के दौर के अंदर डिजिटल मीडिया है, फिर सोशल मीडिया है, एआई का दौर है, फिर लोग चैट जीपीटी पे जाते हैं और वो डिफरेंट किस्म के सवाल लिखते हैं, फिर उस सवाल का जवाब लेके हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं। उसमें कई किस्म की मिथ्स होती हैं, फिर उनको हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, लोगों को गाइड करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में, हमारे इस प्रोग्राम की खूबी ये है कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और क्वालिफाइड पर्सन को बुला के और जो भी आपके सवालात होते हैं अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस एक ट्रू मैसेज जो है वो बना के आप लोगों तक डिलीवर किया जाए और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इसका जो टॉपिक है हमारा, वो हमने ये रखा है कि गायनोकोलॉजिकल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। कि जब आप हामला होती हैं, उस वक़्त आपकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको टाइटल कैसे करते हैं, क्या-क्या उसमें मिथ है, क्या रियलिटी है। फिर उसके बाद जब आप डिलीवर कर लेती हैं, सी सेक्शन हो जाता है या नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, मिथ्स क्या हैं, उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें। और इस दौरान में जितनी भी मामलात होते हैं, जितनी भी मुश्किलात आती हैं, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कोशिश करेंगे कि अपनी एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट के साथ वो गुफ्तगू करें और वो सवालात डिफरेंट एंगल्स के साथ रखें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए जो सवाल जितने आसान अल्फाज में हम आप तक डिलीवर कर सकें, डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया सर्च करते हैं, रील्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, या अपनी गूगल के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी अपनी क्यूरी थ्योरी रखते हैं या वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो वो इस नाम से बाखूबी वाकिफ़ है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर तंजीला रहमान, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मोस्ट पॉपुलर हैं, मोस्ट फेमस हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि हमने अपने टॉपिक की बात की कि हम प्रेगनेंसी के दौरान, फिर प्रेगनेंसी के बाद, हुँ, यानी डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बिल्कुल। बाद की जो मिथ्स और रियलिटीज़ और लोगों की बातें हुँ, होती हैं, उस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि प्रेगनेंसी की पहली जो केयरिंग या पहली जो मिथ जो आपकी क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं, वो क्या होती हैं? लोग किस तरह की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं? पहली जैसे आजकल हैं बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं, तो फ़ौरन ही वो चैट जीपीटी भी सर्च कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या-क्या हो सकता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करते हैं, साथ ही सीरम बीटा एचसीजी खुद ही करा कर आ जाते हैं। हालाँकि सीरम ये पढ़े-लिखे जेनज़ीज़ की मिथ्स हैं। ऐसे ही। वो जो पुराने लोगों की मिथ्स थी, वो तो हमने काफ़ी कवर कर ली, लेकिन ये जेनज़ीज़ की मिथ हैं। सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट जो होता है, यानी ब्लड वाला जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है, वो हम हाई रिस्क या फिर एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट रखते हैं। जो घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, वो 99.9% एक्यूरेट होता है। उसमें अगर आपकी 2 रेड लाइन्स आ गई, इसका मतलब है आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। ठीक है? उसमें फर्दर चेक करने के लिए कि अच्छा सीरम बीटा बीटा एचसीजी टेस्ट ब्लड में करा लें, उसका लेवल क्या है? उसके लेवल को फिर खुद इंटरप्रेट करते हैं। कि कितने हफ्तों की हमारी प्रेगनेंसी बन रही है, क्या एक परेशानी लेके सबसे पहले लैंड करते हैं कि हमारा सीरम बीटा ईसीजी ये आया है, तो आप बताएं कि अब हम क्या करें। जिसकी वजह से क्या होता है, सम टाइम ओवुलेशन लेट हुई भी होती है, अर्ली बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है, सीरम बीटा ईसीजी इतना अच्छा नहीं आया हुआ होता, अनड्यूली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत सारे कंसल्टेंट उनको एडवाइस कर देते हैं। अगर हम इस टेस्ट को ना कराएं तो प्रेगनेंसी जो है लो रिस्क प्रेगनेंसी भी ओवर ट्रीट ना हो। ठीक है। आम सी हेल्दी नेचुरल सी प्रेगनेंसी होती है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स देते हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। उसमें सबसे पहले तो मेंटल इरिटेबिलिटी आती है। फिर ये है कि
कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, गट की सिम्टम्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग ही है, लेकिन जितना कुदरत ने उस वक्त का प्रोजेस्टेरोन रखा होता है वो काफ़ी होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा लोगों का ये होता है कि जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं और फौरी तौर पे वो कहती हैं मुझे कमज़ोरी शुरू हो गई, अच्छा, अगले दिन मुझे से। खून की कमी शुरू हो गई, हाँ। मेरे हाथ-पाँव पीले होना शुरू हो गए। तो हमल के दौरान खून की कमी की बेसिक कॉज़ क्या होती है? आयरन डेफिशिएंसी जो है ना वो ओवरऑल ऐसे नहीं होता कि जैसे ही प्रेग्नेंट हो तो आयरन डेफिशिएंसी हो गई। इसका मतलब ये है कि आप एंटर ही प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी के साथ हुए। ठीक है, आपकी हीमोग्लोबिन पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ थी, आप प्रेग्नेंट हुए, सारे प्रेगनेंसी के साथ हीमोडाइल्यूशन आपको पता है पानी की मिकदार बढ़ जाती है, रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हार्मोनल चेंजेस जो है ना वो भी आना शुरू हो जाती हैं, उसको भी साथ कंबाइन कर लेते हैं। वो वाक़ई ही अगले दिन से शुरू हो जाते हैं। जैसे हार्मोन्स जो होते हैं वो हर 48 आवर्स डबल होते हैं ठीक है, प्रेगनेंसी में। वो अपना इफ़ेक्ट बड़ी जल्दी देना शुरू हो जाते हैं। साथ ही फिर वो आयरन डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी की ख़वातीन के अंदर बेसिक जो रीज़न है वो अच्छी खुराक का ना होना है, ठीक, ठीक है? जिसमें यानी जो जिसमें आयरन कंटेंट हो, जैसे रेड मीट होता है, मटन, बीफ वो नहीं खाते, फ्रूट्स हैं उनका कम खाना, पालक या इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनका कम होना, जंक फूड का ज़्यादा होना, लड़कियों में डाइटिंग का बहुत ट्रेंड होना, उससे भी आयरन डेफिशिएंसी बड़ी हो जाती है। समटाइम्स लड़कियों को हेवी मेंस्ट्रुएशन आ रही होती है, ठीक, जिसकी वजह से लॉस बड़ा हो रहा होता है। खा पी ठीक है, रही हैं वो, लॉस हो रहा होता है और उसकी वजह से वो आयरन डेफिशिएंट होती हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि पेट में कीड़े हो सकते हैं, जो कि आपके आयरन को एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होने दे रहे, वो आपका आयरन खा पी जाते हैं, इसलिए आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये आयरन डेफिशिएंसी को प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन या मैनेज या इसका इलाज कैसे होता है? आयरन डेफिशिएंसी अगर तो माइल्ड हो, माइल्ड हम कहते हैं कि 10 आपकी हीमोग्लोबिन आई है, कुछ इंडिसेस हैं जो डॉक्टर पढ़ अब के लोगों आपको को एचबी बताते बस हैं। याद होता है कि मेरी हाँ, कितनी है। हीमोग्लोबिन याद होता है, 10 है तो इसका मतलब है थोड़ा कम है मसला, माइल्ड है। उसको आप टैबलेट्स प्लस ग़िज़ा उसके साथ कंपनसेट कर सकते हैं। फिर आती है मॉडरेट सी 7 हीमोग्लोबिन तक आपकी है, 8, 9, 10 साढ़े 9 इस तरह करके। उसके लिए फिर बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपनी खुराक का ध्यान रखें और साथ में इंजेक्शन लगवा लें आयरन के। ठीक है, लेकिन अगर 7 से कम है तो ये बहुत सीवियर है। फिर ये आपके दिल के पट्ठों के ऊपर भी असर करना शुरू हो जाती है। इसके लिए यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ऑप्शन आ जाती है। ब्लड ठीक, लगा के फ़ौरी तौर पे औरत को थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू किया जाए, मीनवाइल उनको आयरन के सोर्सेज़ दी जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, अब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड लगाना सेफ रहता है? ब्लड लगाना कभी भी सेफ नहीं है। आप और मैं जानते हैं कि ब्लड के रिएक्शंस होते हैं। ब्लड हमेशा ज़रूरत के तहत लगना चाहिए। ठीक, जब ज़रूरत अराइज़ हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप हीमोग्लोबिन को या अनीमिया को करेक्ट नहीं करते, तो ये बहुत सीवियर सिम्पटम देना। हर वक्त की थकावट, चिड़चिड़ापन, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इश्यूज़, आपके अपना दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, महसूस भी होना और इन लेटर स्टेजेस अगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी रहना शुरू हो जाए, तो फिर पट्टे ढीले पड़ जाते हैं हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है, हार्ट का इस्कीमिया भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो जाता है, अगर आप आयरन डेफिशिएंसी दे रहे हैं देन कवर अप ना करें तो। और क्योंकि इसमें बच्चा भी आयरन डेफिशिएंट पैदा बच्चा होने का? आयरन डेफिशिएंट, बच्चा ग्रोथ में भी माड़ा ही ज़रा पैदा होगा, बच्चे का वज़न इतना नहीं होता। वो आम बच्चों की निस्बत या जितना उसका जेनेटिक पोटेंशियल है, उतना नहीं हेल्दी बच्चा पैदा होगा, वीक बच्चा पैदा होगा, वक़्त से पहले पैदा हो सकता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसी खुराक या क्या ऐसा लाइफ़स्टाइल रखा जाए, जिससे ये डेफिशिएंसी से बचा जा सके और हुँ, हुँ। प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस ना हो? प्रेगनेंसी जो आयरन डेफिशिएंसी जैसे मैंने पहले बताया कि ग़िज़ा में आप क्या ले सकती हैं? रेड मीट लेना है, बीफ और ठीक, मटन, ये हीम आयरन होता है, बेस्ट सोर्स अगर आप अपना खून बनाना चाहते हैं, तो वो रेड मीट है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है? कलेजी का इस्तेमाल कर कलेजी लें। वही ना रेड मीट है, मीट ठीक आपने लेना है। है, वो लेना है। कलेजी ज़बरदस्त चीज़ है, प कहाँ खाती हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन कलेजी? लेकिन अगर जो खा सकती हैं, तो वही बहुत बेहतर है। आगे रेड चूँकि कुर्बानी भी आने हाँ, वाली है। जी बिल्कुल। रेड मीट के साथ वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनके ठीक, सब्ज़ पत्ते होते हैं वो लें, दालें ले सकते हैं। फिर फ्रूट बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। फ्रूट में आप डेली एक एप्पल ज़रूर रखें ठीक, और इसके साथ आपने अनार का जूस, अनार क्योंकि थोड़ा सख्त होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ इतना अच्छा हज़म नहीं कर पाती, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका जूस बना लें। ठीक है, गाजर का जूस ले सकती हैं। ये रिच है, चुकंदर है अपने सैलेड में रखें। ये सब चीज़ें ज़रूर खाएँ।
और ऐसे नहीं है कि डेली ज़रूर ही खानी है, अगर आप अल्टरनेट डे पे भी खाते रहें तो आयरन डेफिशिएंसी जो है ना वो कवर अप हो जाएगी। प्रेगनेंसी में डाइट के साथ आयरन डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए आपको मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट जिस्म की पूरी करें, आप बच्चे की भी सारी रिक्वायरमेंट आपके थ्रू ही अल्लाह मियाँ ने पूरी करनी है, ठीक उसका कोई अलहदा सिस्टम नहीं है। बच्चे का सारे जो खून ने बनना है वो आपके आयरन स्टोर से बनना है, और बच्चे की जितनी हड्डियाँ बननी है वो आपकी कैल्शियम के स्टोर से बनना है। अगर डेली कैल्शियम नहीं इसलिए लें, वो कहते हैं ना, माँ की सेहत अच्छी तो बच्चे की भी बच्चे नशो-नुमा की अच्छी। सेहत अच्छी, और बच्चा तो माँ से ले लेता है। ठीक, माँ के वो स्टोर्स से खाए ना मोबिलाइज़ खाए हो, बच्चे ने हाँ, तो लेना है। बच्चे ने ले लेना है, कुदरत ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उसने अपनी खुराक पूरी कर लेनी है। माँ की फिर सेहत डाउन एंड डाउन जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक आध प्रेगनेंसी के बाद ही वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, स्टेमिना नहीं रहता, वो सेहत नहीं रहती, ठीक। तो उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे हार्मोनल्स के ऊपर, हुँ। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में, प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिससे औरतों के अंदर जो है वो स्विमिंग होती है, या उनको स्ट्रेस आ जाता है, या वो चिड़चिड़ी हो जाती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, प्रेगनेंसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक अप करता है, ठीक है, और इस हार्मोन से इरिटेबिलिटी आती है, चिड़चिड़ापन है, और स्लीप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नींद आना, और स्वेलिंग हो जाना हाथों पैरों पर या पूरी बॉडी पर, नोज़ जैसे बड़ा हो जाता है प्रेगनेंसी में, आंखों के गिर्द भी हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, पफीनेस आ जाती है, ये हो जाना नॉर्मल है। और इसमें ग्लूमीनेस बहुत आ जाती है, ये नहीं रोना मुफ्त का ही, छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना आना शुरू हो जाता है, ये नॉर्मल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी ठीक के। है, फिर जो आंतड़ियाँ होती हैं या स्टमक होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए ठीक, हामला खातून को कुछ भी हजम नहीं होता, ठीक है। खाती हैं तो फिर कहती हैं कि अच्छा वो स्टमक से जैसे नीचे नहीं जाता, कब्ज हो जाती है, ये सब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रात। दूसरा डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं कि कुछ प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे आपने कॉन्स्टिपेशन का जिक्र किया, आईबीएस हम्म का भी हम देखते हैं कि लोगों हम्म को ना इरिटेबल बॉल सिंड्रोम की भी शिकायत हम्म होती है। तो अगर इस तरह की हो जाए तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है? मैनेज पहले डाइट से मैं कहती हूँ हमेशा करें, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, 2 से 3 लीटर वाटर इनटेक आप रखें, वाटर में सब कुछ इंक्लूडेड है, सादा ठीक, पानी, स्कंजबीन, दूध, टैंग बना लें, रूह अफ़ज़ा बना लें, कुछ किसी भी, भी तरह से लें, किसी भी लेकिन तरह, लिक्विड यखनी फॉर्म पी में अंदर लें, जाने चाहिए। हाई कैलोरिक लिक्विड है। और जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स मिलते हैं मार्केट में ऑफ एंड ऑन, जैसे गर्मियों का सीज़न आने वाला है, जैसे तो लोग आप ले निमकोल सकते और हैं ओआरएस निम्कोल, वगैरह भी लेते हाँ हैं। जी, उसको भी लें, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, फाइबर लें, फाइबर लेने का बेस्ट तरीका, सेब खाएं, ठीक है, सलाद खाएं, फ्रूट होलसम खाएं। हाँ, अब बड़ा फैशन है हमारे यहाँ जूस पिलाने का एक दूसरे को, तो फ्रूट का जूस बना के कभी भी ना लें, ठीक है, फ्रूट होलसम लें, उसके अंदर फाइबर होता है, ठीक वो है। कवर अप करेगा, इसबगोल हस्क ले सकती हैं। वो जो फिर लोग जो, फ्रूट्स नहीं खाना चाहते तो वो इसबगोल के थ्रू भी फाइबर हाँ, ले सकते फाइबर ले सकते हैं। और अगर इससे भी मामला हल नहीं होता तो लेग्जेटिव, यानी जो हैं। अब खाने उसको को शाम। नरम करने वाले सिरप होते हैं, वो सारे सेफ होते हैं प्रेगनेंसी में, वो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है। रात के दो वक्त लें, एक ग्लास गर्म दूध के साथ लें तो कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक सॉफ्ट है। स्टूल ही तो पास डॉक्टर करेगी। साहब, कब्ज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है प्रेगनेंसी में, अगर कब्ज़ रहती है कंटिन्यू 9 महीने तक? पहली बात, जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो ब्लोटिंग बहुत करेगी साथ में, यानी ठीक है। पेट में गैस है, स्टमक एसिडिटी है, वो सारे उससे बहुत बच्चे की मसाइल सेहत पे कोई शुरू। असर पड़ता है? ज़ाहिर है माँ फिर कुछ खा पी नहीं सकेगी तो बच्चे की सेहत पे तो असर पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये आ जाता है कि जो हामला खातून होती है उसके जो पेल्विक ऑर्गन है उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि यूट्रस या ग्रेविड यूट्रस का, जो हमल वाली यूट्रस होती है उसमें बच्चा है, वज़न है, वज़न की वजह से भी बवासीर डेवलप होने के रिस्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप हार्ड स्टूल डेली पास कर रही हैं या कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं और स्ट्रेन करती हैं वॉशरूम जाके, तो फिर और भी बढ़ जाता है, और बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो ये कहती हैं कि हमें अब पखाने के साथ ब्लड आना शुरू हो। तो बवासीर का हो जाना प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की एक वरीसम कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसमें फिर ब्लड लॉस होता है और आयरन डेफिशिएंसी डेवलप होती है, वैसे भी हर वक्त की टेंशन रहती है, तो इसको मैनेज होना चाहिए। अगर अर्ली ट्राइमेस्टर है, बिल्कुल अभी प्रेगनेंसी हुई है, साथ में आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, स्ट्रेन करने की वजह से जो प्लेसेंटल ब्लीडिंग है वो भी हो सकती है, यानी हमल की वजह से, एक तो हेमरेज की वजह से ब्लीडिंग होती है, हमल की ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक, मिसकैरेजेस भी लीड हो सकता है। ठीक होगा। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएँगे तो डॉक्टर तंज़ीला रहमान हमारे साथ मौजूद होंगी।
मज़े की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या उसके बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है या सी सेक्शन हो जाता है उसके बाद की कोई मिथ्स जो रियलिटी होती हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि मिथ्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। हमारी आज की गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तंजीला रहमान, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिटल हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप कितना ज़रूरी होता है? रेगुलर चेकअप फीटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ चीज़ें बहुत प्रायोरिटी के ऊपर चेक होनी चाहिए। जैसे जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो आपकी बुकिंग होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, हम जो गायनी में प्रैक्टिस करते हैं ऑप्स में स्पेशली, तो हमारे लिए दो यूजुअली हम अकेला फीटस नहीं देखते, ठीक। सारे माँ हैं। अब जब मैं बुकिंग की बात करूंगी कि अर्ली बुकिंग होनी चाहिए, उसमें माँ को देखते ही हुए ही बच्चे के रिस्क हम एवेलुएट करेंगे ना, ठीक है। कि बच्चे को क्या रिस्क हो सकते हैं आगे चल के। तो अर्ली बुकिंग कराएं ताकि आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके अंदर कोई रिस्क है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए, उनका हल निकल आए। जैसे कि खवातीन को पहले से ब्लड प्रेशर होता है, वो कोई दवाइयाँ ले रही होती हैं, वो सेफ नहीं होती प्रेगनेंसी में, उनको शिफ्ट कर दें हम ऐसी प्रेगनेंसीज में जो ऐसी अद्वियात में जो प्रेगनेंसी में सेफ है, ताकि बच्चे को अफेक्ट ना हो। ठीक। और पहला अल्ट्रासाउंड हो जिसमें चेक किया जाए कि बच्चा यूट्रस के अंदर है, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे का रेगुलर चेकअप 13 वीक्स पे होना चाहिए फीटल पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि नकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन जो है वो परफॉर्म किया जा सके। इस स्कैन का फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चा अगर एबनॉर्मल हो, डाउन सिंड्रोम हो, हार्ट प्रॉब्लम वाला हो, तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी उसमें डिपिक्ट हो जाती है। फिर आता है 18 हफ्तों के ऊपर, वहाँ मूवमेंट मदर की चेक करनी होती है कि उसको फील होना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि बच्चा नॉर्मल है, और साथ में अनॉमली स्कैन है। 28 वीक्स पे बच्चे का ग्रोथ स्कैन या ग्रोथ की मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त हाथ लगा के यूट्रस का साइज़ भी हम चेक करते हैं, फंडल हाइट, कि बच्चा अपनी जेस्टेशन के अकॉर्डिंगली उतना ही बड़ा है जितना होना चाहिए था, और साथ में उसकी ग्रोथ अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी चेकआउट हो जाती है। और एक 36 वीक्स पे जब 9वां महीना शुरू होता है तो बच्चे का एक थॉरो चेकअप होना चाहिए, फीटल एवेलुएशन होनी चाहिए, जिसमें कार्डियोटोकोग्राफ या सीटीजी हम करते हैं जो बच्चे की हार्ट बीट है, और साथ में अल्ट्रासाउंड होगा, डॉपलर बेशक हो जाए जिनमें कोई इशू होते हैं तो उससे एवेलुएट हो जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में हम वज़न बढ़ने का तो सुनते हैं, कुछ पेशेंट ऐसी भी आती हैं जिनका वज़न प्रेगनेंसी में कम होना शुरू हो जाता है। कम वज़न नहीं, बढ़ना या कम ये क्या है? वजन बढ़ता ही है, कम तो खैर नहीं होता। ठीक है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वजन बढ़ ना पाए, ठीक। मेंटेन रहे। जब कम की आप बात करते हैं, यूजुअली पेशेंट ना फर्स्ट 3-4 मंथ्स में आके कंप्लेन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि जैसे हामला हो तो फूल जाना जो है ना, इट्स वेरी नेचुरल, वो ठीक। होना चाहिए। नहीं हो रहा, हम फूल नहीं रहे, हम हमारे ऊपर मोटापा नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमारी प्रेगनेंसी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक। पहले 3-4 महीनों में वजन का घटना 1-2 किलो 3 किलो नॉर्मल है, ठीक। बिकॉज उस वक्त आपके अंदर बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आपकी बॉडी की एनर्जी सारी बच्चे की तरफ, उसकी बनने की तरफ डाइवर्ट हुई हुई है, खाया पिया कुछ जाता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कुछ खाया भी जाए तो वो इतना हजम नहीं होता, नंबर ऑफ वॉमिट ज़्यादा होते हैं, चादर के इनटेक, तो उसमें वजन का कम हो जाना नॉर्मल है। ठीक। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेट गेन होना शुरू होता है, क्योंकि यूट्रस का भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और बच्चे का भी, तो साथ में मदर का भी इनटेक अच्छा हो जाता है, जिससे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर अच्छा वेट गेन हो जाता है। ठीक। वेट गेन का बेसिकली आपके अपनी बॉडी स्ट्रक्चर पे होता है कि ठीक। आप किस सिचुएशन में प्रेगनेंसी में एंटर हुई। अगर कोई बच्ची थिन लीन है, बीएमआई उसका 18 से नीचे है, तो उसके पास मार्जिन है, वो ठीक। 20 kg तक वेट गेन कर ले, नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल से वेट के हैं, आपका बीएमआई 18 से 25 के बीच में है और आप प्रेग्नेंट हुए, तो आपके पास 15-16 किलो वजन गेन करने का मार्जिन होता है, आप गेन करें। ठीक। लेकिन सिर्फ वजन गेन करने के लिए ना खाएं कि हमारा वजन नहीं गेन हो रहा। अगर आपका बच्चा हेल्दी ग्रो कर रहा है, आपकी फंडल हाइट या बेली जो है वो ग्रो कर रही है, तो आपको अपने पर्सनलाइज्ड वेट को बढ़ाने की एज सच ज़रूरत नहीं होती। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो बीएमआई उनका 25 से ज़्यादा होता है, या फिर उनका जिस्म मोटापे की तरफ होता है, उनको बड़ा केयरफुल
ईटिंग की तरफ जाना चाहिए और वेट गेन का मार्जिन उनके पास 6 से 9 किलो ही होता है। बहुत मार्जिन नहीं होता कि आप वजन गेन कर लें और आपके पास ग्रीन फ्लैग है कि आप वेट गेन करते चले जाएं। दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर, हम्म। उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन या टैबलेट आपकी नज़र में क्या बेहतर है? जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या बेबी शुगर है या फिर जो सिर्फ हमल में हो जाती है या पहले भी जिनको होती है और साथ में वो हामला हो जाती हैं, तो उनके लिए हम फर्स्ट हैंड जो है वो मेटफॉर्मिन एडवाइस करते हैं। ठीक है, यानी टैबलेट टैबलेट फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में अभी तक जितनी रिसर्च हुई है सिर्फ मेटफॉर्मिन ही बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। माँ को तो कुछ भी दिया जा सकता ठीक है, है। लेकिन बच्चे इसमें टाइप 2 टाइप 1 नहीं आती कि कम एज में शुगर रिपोर्ट हुई है? टाइप 1 वाले जो होते हैं उनमें भी हमें, क्योंकि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिव है ना, उसको मेटफॉर्मिन फ़ायदा दे जाता है। ठीक। थोड़ा बहुत इंसुलिन की मिकदार ही कम हो जाती है, चलो जितने यूनिट लगाने हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपकी शुगर इस दवाई पे कंट्रोल नहीं होती, मेटफॉर्मिन के ऊपर उसकी मैक्सिमम डोज पे भी कंट्रोल नहीं हो रही, फिर अल्टीमेटली आपको इंसुलिन पे जाना पड़ता है। वैसे यूजुअली पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि इसमें आपको अच्छा कंट्रोल चाहिए, मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेबी के तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही चाहिए, क्योंकि जो बेबी शुगर होती है माँ को इतना अफेक्ट नहीं करती ठीक। जितना बच्चे को अफेक्ट करी होती है। बच्चे के ऊपर जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, उसके लिए इंसुलिन लगानी पड़ती है। बाद में इंसुलिन छूट जाती है, लोग बहुत डर जाते हैं कि ठीक, ये इंसुलिन तो हमें सारी यानी ज़िंदगी डिलीवरी के करेगा। बाद ये चीज़ें रिवर्स हो डिलीवरी जाती के हैं। बाद ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट होने के लिए आपकी नज़र में सबसे गोल्डन पीरियड कौन सा होता है? अम, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक प्रेगनेंसी के लिए कुछ औरतें ये प्रेग्नेंट होना चाहती, कंसीव करना चाह रही, हम्म उनके लिए गोल्डन पीरियड का कौन सा टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे वो मेंस्ट्रुअल प्रेग्नेंट हो सकती है? जी जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ओवुलेशन डेज होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसमें ओवुलेशन स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर 5 डेज अलाइव रहता है ठीक है। और जो एग है वो ओनली 48 आवर्स, जब हैच हो जाता है तो सिर्फ 48 आवर्स रहता है। उसके बाद जो है ना, अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी भी हो तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। टाइम्ड इंटरकोर्स के साथ ओवुलेशन के डेज जो हैं अपने पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट करके रखें और वो 1 वीक ज़रूर अवेल करें, जिसमें एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स ज़रूर होना चाहिए, जिससे ठीक। प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है। ओवुलेशन से पहले चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन के बाद चांसेस कम होते हैं। कम होते हैं। डॉक्टर साहब, सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी नज़र में सेफ है? सेफ है अनलेस कि आपका डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड एवेल्युएशन के बाद मना कर दे, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस हैं। ठीक है। जैसे पहले मल्टीपल मिस कैरेजेस हैं, उन पेशेंट्स को मना करते हैं, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग है उसकी वजह से, या उन खवातीन को जिनकी वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है, प्रीटर्म वाला, ठीक है। उनको हम इसमें एहतियात का कहते हैं। अदरवाइज इंटरकोर्स इज सेफ इन प्रेगनेंसी। ठीक है। डॉक्टर साहब, हमल के दौरान कुछ लोग ये कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान दांत में दर्द शुरू हो गया, दाढ़ों में दर्द, ये पाकिस्तान में कॉमन है, तो वो निकलवाना या दांत का ट्रीटमेंट करवाना ये सेफ होता है? प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका बकल मिकोसा होता है ना, वो बहुत स्पॉन्जी हो जाता है, फ्रिजाइल हो जाता है, तो इन्फेक्शन जो रूटीन में आपको नहीं लग रहे होते वो भी लग जाते हैं ठीक है। प्रेगनेंसी में। तो उसमें डेंटल ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, आप एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं इसमें, जो आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करें। साथ में आप अपने गायनकोलॉजिस्ट को भी सेम पेज पे रखें, वो आपको बता सकती हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक सेफ है। दांत आप निकलवा सकते हैं, रूट कनाल आप करा सकते हैं। ठीक है। ये सेफ हैं प्रोसीजर्स। ठीक है। डॉक्टर साहब, हमल के दौरान कुछ फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं मेरा यूरिन निकल जाता है, मेरे मसल्स बहुत वीक कॉमन हो, पेल्विक प्रॉब्लम। मसल वाले वीक हो गए, तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं या इसकी वजूहत क्या है? पहली वजह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि ब्लैडर के ऊपर यूट्रस का प्रेशर आ जाता है, तो रेजिडुअल यूरिन जो होता है, यानी पेशाब करने के बाद मसाना कंप्लीटली खाली नहीं हो पाता, रेजिडुअल यूरिन ज़्यादा रह जाता है, उसके रहने की वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा कैरी हो जाता है। फिर प्रेगनेंसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, इसमें ठीक। आपकी कुव्वत मदाफियत बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है, जो इन्फेक्शन आपको आमतौर पर नहीं लग रहे होते वो भी लग जाते हैं। उसके साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कवर करके रखें तो भी प्रेशर की वजह से यूरिन का लीक कर जाना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो ठीक अगर है। आप करते रहें तो आपके यूरिन लीकेज के एपिसोड कम हो जाएंगे। एब्सोल्युटली ख़त्म नहीं है हो सकता
ठीक प्रेशर है। सिम्टम्स। तो डॉक्टर साहब, मोटापा ये भी आपके यूटीआई की कॉज बनता है या आपके मसल्स को वीक करता है? ओबेसिटी जो है वो इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है कि पीरियड हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड होती है ऐसे पेशेंट्स में। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये क्योंकि जो ओबेसिटी है उसमें ग्लूकोज इम्पेयरमेंट होना इज अ पार्ट ऑफ गेम। और इंसुलिन रेजिस्टेंट जैसे पीसीओ के पेशेंट वो ओबेसिटी में आते हैं, यंग पेशेंट है, ओबीस है, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके अंदर तो चांसेस होते हैं कि उनको इन्फेक्शंस होंगे, ठीक। बिकॉज उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ग्लूकोज उनका कंज्यूम नहीं हो पाता, उनके सेल्स में इतनी ताकत ही नहीं होती कि ठीक। वो कम्बैट कर सकें, लड़ सकें एक्सटर्नल बैक्टीरिया के साथ। ठीक। तो डॉक्टर साहब, लेबर पेन कब स्टार्ट होती है और लेबर पेन को कम करने का आसान तरीका क्या होता है? लेबर पेन 37 वीक्स के बाद किसी टाइम भी स्टार्ट हो तकरीबन सकती ये कोई 8 मंथ से ऊपर जाके। है। नहीं, 9th मंथ जो ट्रू लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन या रिहर्सल लेबर कुछ पेन लोगों जो को होती छठे है, महीने के बाद ही लगना हाँ, शुरू हो जाती है ये बार बार। 4th मंथ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक। जो ब्रेक्सटन हिक्स सबमिट जिसको कहते हैं फॉल्स लेबर पेन्स कहते हैं, मैं उनको रिहर्सल लेबर पेन कहती हूँ। यूट्रस रिहर्सल करता है कि ठीक। ये बच्चा मैंने इस तरह बाहर निकालना है। तो ये 4th मंथ से भी इवन स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों का पेन परसेप्शन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उनको पेनफुल लगना शुरू हो जाती है। वैसे ये ठीक। पेनफुल होती नहीं, सिर्फ टाइटनिंग फील होती है। थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये फील होती रहती है। हाँ, 8th मंथ में जाकर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ठीक। और फील भी होना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये मुझे कंट्रैक्शन आई थी। ट्रू लेबर पेन्स आपको किसी भी वक्त हमल में शुरू हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस है 37 वीक्स के बाद किसी भी टाइम पे आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात कर ली कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या हम्म इसके रिस्क फैक्टर हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो आपके क्लिनिकल ट्रायल में किस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कि मुझे डिलीवरी के बाद ये इश्यूज हैं? डिलीवरी के बाद 2-4 कॉमन इशू हैं। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनकी एपिजियोटमी केयर है, ठीक। या फिर जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है उनके सिजेरियन के बाद की रिकवरी के इश्यूज आ जाते एक तो हैं। उनकी ये कंप्लेन होती है लोअर बैक पेन रह गया, ये लोअर तो बैक कॉमन है। पेन ये कॉमन है। जिन्होंने एपिड्यूरल लगवाया फॉर नॉर्मल डिलीवरी उनकी भी कॉमन है, और जिन्होंने कुछ जिन्होंने नहीं करवाया उनकी भी। उनकी भी। और उसको कोरिलेट किसी न किसी चीज़ से करना हमारे वो एक मिथ है कि अच्छा जी स्पाइनल एनेस्थीसिया हुआ या फिर एपिड्यूरल लगा तो उसकी वजह से होगा। तो बैक एक जो है, बैक एक बेसिकली आपके जो प्रेगनेंसी में पेट आपका बड़ा हो जाता है, वजन आपकी कमर ने हर वक्त उठाया हुआ है, आपकी बॉडी रीएडजस्टमेंट करती है, तो आपका लंबर लॉर्डोसिस बन जाता है, जिस बैक पीछे को करके ही आप चलते हैं। ठीक। तो वो मसल वहाँ पे स्टिफ हो गए होते हैं। जब रिलीव हो जाता है, वो बच्चा डिलीवर हो गया, आपके यूट्रस में प्रेशर रिलीव हो गया, तो फिर वापस बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कोई भी नहीं करता। ठीक है, वो करें तो ये दर्द खत्म होगा परमानेंटली। वो आप अपने बैक मसल्स को देखिए, फिटनेस इज नॉट अ शॉर्टकट। बिल्कुल फिटनेस को आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक ऐसे है। ही। यंग पेशेंट के अंदर एक वो बिल्कुल सी पतली सी एपिड्यूरल की जो सुई होती है वो भी स्पेस के अंदर जाती है, वो इतना बड़ा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं कर सकती। ठीक। उसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है कि अगर नर्व को टच कर जाए तो फिर कोई वो कॉम्प्लिकेशन है। उस दो हड्डियों के बीच में से एक सुई गुजर गई है तो उससे तो ये वो भी कॉम्प्लिकेशन। एक्सपर्ट गुजारते हैं और हाँ, उनको आइडिया होता है इन बिल्कुल सारी चीज़ों बिल्कुल। और अगर तो एक्सरसाइजेस की जाएं, बैक मसल स्ट्रेंथनिंग, कैल्शियम इंटेक का ध्यान रखा जाए, विटामिन डी के लेवल ज़रूर कराए जाएं, देखे जाएं क्या है। फिर उसके बाद पोस्चरल चेंजेस हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीड जब कराती हैं तो आप किस तरह बैठते हैं, क्या करते हैं, उससे भी बैक एक बहुत एग्रीवेट होती है। उन सब चीज़ों को भी कवर करके रखें। करना ये है कि एक तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, और बैक मसल्स का मसाज होता है, और हीट फॉर्मेंटेशन है, ठीक। जिससे आपके स्टिफ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं और आपको बैक एक से रिलीफ मिल जाता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास आखिरी 30-40 सेकंड हैं। डॉक्टर तंजीला रहमान का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मैं इस चैनल के तवसत के थ्रू कहूँगी कि जो ख़वातीन हैं वो जब प्रेग्नेंट हों तो अर्ली बुकिंग ज़रूर कराएं। अर्ली बुकिंग से ये होता है, लोग समझते हैं कि अभी हमने प्रेगनेंसी किसी को भी अनाउंस नहीं की तो हम डॉक्टर को भी अनाउंस नहीं करते। तो डॉक्टर के पास ज़रूर जल्दी चले जाएं ताकि आपके रिस्क एवेलुएट हो सके। रिस्क जो फ़ी ज़माना है वो हर बंदे के अंदर है, अनलेस कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो उसको एवेलुएट करें। इससे पहले यंग बच्चियां किसी डॉक्टर के पास तो गई नहीं होती, पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं। फिर अचानक से प्रेगनेंसी में वो अपेयर हो जाती हैं, तो फिर जो है वो बच्चे और माँ की ज़िंदगी को
खतरा लाहक हो जाता है। तो मिसकैरेजेस से बचने के लिए, बच्चों के अंदर डिफेक्ट से बचने के लिए, बेबी शुगर से बचने के लिए या हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपकी अर्ली बुकिंग यानी जल्दी डॉक्टर के पास जाकर अपनी सारी टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर तंजीला रहमान हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि हर वो सवालात जो आप कर सकते थे या करना चाहते थे, हमने कोशिश की डॉक्टर साहबा के सामने वो सवालात रखें और उनके जवाबात जो है वो आप तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप डॉक्टर साहबा से किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट चाहते हैं, तो डॉक्टर साहबा जो है वो सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल, इसके अलावा उमर हॉस्पिटल, एवर केयर हॉस्पिटल, या गूगल पे जाके अगर आप डॉक्टर साहबा का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर साहबा के साथ बुकिंग, अपॉइंटमेंट सब कुछ जो है वो आपके लिए ईज़िली अवेलेबल होगा। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपकी क्यूरी थ्योरी हो, कोई सवाल व जवाब हो, कुछ आप हमें सजेस्ट करना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आइए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि दोबारा अपने प्रोग्राम में एक्सपर्ट के सामने आपके उठाए गए सवालात को रखें और आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे, डॉक्टर तंजीला रहमान और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।